Hello everyone, today we are going to start with class 11 some basic concepts in chemistry. Another topic ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है? तो देखिए एटॉमिक मास आपको पता ही है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है. ये वो अमाउंट है उस एलिमेंट का जो कि अगर आप कार्बन का 12 आइसोटोप लें तो उसके 1/12 जो है उसके मास के बराबर होगा. ठीक है, 1/12 एक एटॉमिक मास यूनिट को आप इक्वल लेते हैं कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 अमाउंट तक. ठीक है, अब ग्राम मतलब एटॉमिक मास ही तो है ये, बट इसके आगे ग्राम लगा दिया. यानी आपने एटॉमिक मास में जो एटॉमिक मास यूनिट्स की टर्म में हम लिखते हैं जिसको यूबी बोलते हैं या एएमयू बोलते हैं हम, उसको हटा के उसकी जगह बस ग्राम लगा देना है तो आपका बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास. यानी द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, इसको कई बार ग्राम एटॉमिक मास की जगह हम 1 ग्राम एटम भी बोल देते हैं. जैसे कि अभी आपको समझ में आ जाएगा. देखिए हम एटॉमिक मास लेते हैं ऑक्सीजन का 16 AMU या कई बार हम U भी लिख देते हैं. AMU या U बोथ आर एक्सेप्टेबल. सो आपने AMU को हटा के क्या कर दिया, उसकी जगह G लिख दिया. सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 G, दैट इज 16 ग्राम्स और 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास पे. मॉलिक्यूलर मास क्या है? सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट और अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. यानी यहाँ पर भी वही है. यानी क्या है कि आपका जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसका अगर आप 1/12 ले लें तो उसका कितना टाइम्स हैवियर है वो मॉलिक्यूल आपका, वो एलिमेंट और कंपाउंड जो आप लेकर चल रहे हैं तो ये उसके इक्वल होता है. ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया है H2SO4, आपको पता है कंपाउंड है ये, तो इसका किस तरह से हम निकालेंगे. देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 एटम्स जो हैं वो आपके हाइड्रोजन के हैं तो 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फ़र का है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र प्लस 4 ऑक्सीजन के हैं तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. तो आपने 2 इंटू 1 किया प्लस 1 इंटू 32 इज़ दी आपका मास है सल्फ़र के लिए और 16 है ऑक्सीजन के लिए. ये करके आपने मल्टीप्लाई करके ऐड किया सो यू गेट्स 98 U, दैट इज़ 98 एटॉमिक मास यूनिट्स. सो नाउ कम्स द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. देखिए अब ये वही चीज़ है जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़ा, ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास के बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास. यानी अगर मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में लिख दें, यानी जहाँ पर AMU या फिर U लिखा होता है उसको हटाकर आपने उसकी जगह सिर्फ ग्राम लगा देना है तो इट मीन्स इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज़ कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, अब पीछे मैंने आपको H2SO4 का एग्जांपल दिया था जहाँ पर हमने निकाला था इसका 98 एटॉमिक मास यूनिट्स आया था, U आया था 98 U. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आपको क्या करना है, इस U को हटाकर G लिख देना है, यानी जस्ट उसका ग्राम इक्विवेलेंट लिख देना है आपने. इसको आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं. ठीक है, और वैसे ही अब आते हैं आपका फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला मास पे. अब फार्मूला मास किस में यूज़ करते हैं हम, आयनिक कंपाउंड्स में, जैसे हो गया NaCl. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल तो एज अ होल एग्जिस्ट करता है बट NaCl एज अ होल एग्जिस्ट नहीं करता. NaCl में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव आयन है आपके Na पॉजिटिव तो वो सराउंडेड होती है Cl नेगेटिव आयन से और Cl नेगेटिव आयन सराउंडेड होती है Na पॉजिटिव आयन से. सो ये एक तरह का मतलब मॉलिक्यूल की तरह नहीं एग्जिस्ट करते, ये आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर जो हम इनका मतलब मास निकालते हैं वो फार्मूला मास होता है और ग्राम इक्विवेलेंट निकाल देंगे तो ग्राम फार्मूला मास लिख देते हैं. अब होता तो मेथड वही है सेम, बट इसको हम फार्मूला मास बोलते हैं. ठीक है, फार्मूला मास ऑफ NaCl निकालने का मेथड वही है जैसे Na, तो Na का एटॉमिक मास आपने ले लिया प्लस फिर Cl का एटॉमिक मास आपने ले लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो बन गया 58.5. ठीक है, वो आ गया आपका एटॉमिक मास यूनिट्स में. अगर उसको आप ग्राम में लिख देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लिख देते हैं तो ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा, यानी 58.5 ग्राम्स. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोल कंसेप्ट. देखिए मोल कंसेप्ट को समझने से पहले
आपको पीछे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बताया था। रिलेटिव का मतलब है कि बाय कंपैरिजन, कि जैसे हाइड्रोजन को 1 नंबर दे दिया आपने, ठीक है, हाइड्रोजन का आपने एटॉमिक मास जो है 1 बोल दिया, तो ऑक्सीजन का जो एटम होता है उससे आपको पता है 16 टाइम्स हैवियर होता है, तो उसको 16 नंबर दे दिया। सल्फ़र का 32 टाइम्स हैवियर होता है, तो 32 नंबर दे दिया, ठीक है। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़े थे पहले। बट यहाँ पर अब हमें ये पढ़ना है कि अब्सोल्यूट एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये पॉसिबल तभी हो पाया जब एक्सपेरिमेंटली हमने जो है नंबर ऑफ़ एटम्स की वैल्यूज़ हमने निकाल ली कि किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। ये वैल्यूज़ हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली और इसको हमने कहा दैट इज़ द एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है? ये वो नंबर है, वो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं जो कि 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट में आपको मिलेंगे। 1 ग्राम एटम का मतलब जो भी ग्राम एटॉमिक मास होगा तो उसमें कितने एटम्स होंगे, उसमें इतने एटम्स होंगे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। बट अगर जो आपका सब्सटेंस है वो एलिमेंट फॉर्म में ना हो, वो मॉलिक्यूल में हो, तो इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। इट मीन्स एवोगैड्रो नंबर को आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। अब देखिए एग्जांपल बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, तो आप हाइड्रोजन एटम वर्ड यूज़ कर रहे हैं यानी एलिमेंट फॉर्म में, ठीक है, मतलब एलिमेंट फॉर्म में ही है बट आपका एटम से बना हुआ है। तो अगर आप एटम की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ये भी एटॉमिक ही लेना पड़ेगा, ये भी नंबर ऑफ़ एटम्स ही होंगे यहाँ पे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बट मान लीजिए आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब आपको पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2, यानी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के। तो उस टाइम पे जब मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो वहाँ पर एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे उस सब्सटेंस में, ठीक है। तो दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये तो आपको बता दिया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे मोल वर्ड क्या है, मोल। तो एक्चुअली जो आपका ग्राम एटॉमिक, जो आप 1 ग्राम एटम बोल रहे हैं उसी को हम 1 मोल बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मीनिंग क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। यानी अगर सब्सटेंस आपका एटॉमिक है यानी एटम से बना हुआ है तो उस टाइम पे आप एटम्स ही लेंगे, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी अगर सब्सटेंस आपका मॉलिक्यूलर है, ठीक है। मॉलिक्यूलर का मीनिंग है कि उस टाइम पे आप 1 मोल को जो है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर लेंगे हाइड्रोजन के। यानी आपका मोल को कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। मोल को आप बोल सकते हैं मोल इज़ डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ़ द सब्सटेंस इज एटॉमिक, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इफ़ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ऊपर जैसे बताया भी था कि एवोगैड्रो नंबर में वो नंबर ऑफ़ एटम होते हैं जो 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल में होते हैं, ठीक है। तो जो कि इस एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होते हैं। अगर सब्सटेंस आपका एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उतने एटम होंगे, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इसी को आप 1 मोल भी बोल देते हैं, ठीक है, इसी को आप मोल बोल देते हैं। तो यहाँ पे मोल का मीनिंग वही है, ठीक है। अब वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो आपको पता है कि अगर आप एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन का तो उसमें 2 एटम लगते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर आप नंबर ऑफ़ एटम्स भी निकाल सकते हैं अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2 क्या हुआ वहाँ पे, एटॉमिसिटी है जो आपको मैंने पहले बताया था। तो एटॉमिसिटी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें वहाँ पर तो आप नंबर ऑफ़ एटम्स भी निकाल सकते हैं। सो नाउ कम्स द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मोल्स, ठीक है। अभी आपको मोल हल्का सा बताया था पीछे, ठीक है। अभी इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस वी कैन स्टडी हियर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। अगर मास के टर्म में आपको मोल को डिफ़ाइन करना हो तो हमने पीछे ये डिफ़ाइन करके आए हैं कि ये ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है,
ठीक है। अगर आपका जो सब्सटेंस है वो एटॉमिक है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है अगर आपका सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ अ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इफ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर। फॉर एग्जांपल देखिए, अब दो एग्जांपल दे देते हैं आपको। एक तो ऐसे सब्सटेंस का एग्जांपल देंगे जो कि एटम्स में एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरे ऐसे सब्सटेंस का एग्जांपल दे देंगे जो कि मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहले चलते हैं कार्बन के साथ। तो कार्बन आपको पता है एज अ एलिमेंट फॉर्म में, मान लीजिए वो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है आपका पूरा एलिमेंट, ठीक है। सो अ मोल ऑफ कार्बन एटम, तो एक मोल में कितने आएंगे आपके, जैसे कि ग्राम इक्विवेलेंट लेना है आपको एटॉमिक मास का, यानी ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास सिंपल बोला जाए तो इसका 12 एटॉमिक मास यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं 1 मोल की कार्बन एटम्स की, तो इसी का इक्विवेलेंट ले लेना है आपने, मतलब 12 भी लिखना है, यू की जगह जी लगा देना है, यानी 12 ग्राम्स में कार्बन का, अगर आप प्योर कार्बन का 12 ग्राम लेना तो आपको उसमें जो है 12 ग्राम जो है उसको आप 1 मोल बोलेंगे, ठीक है। उस 12 ग्राम को आप 1 मोल बोल देंगे। वैसे ही अब देखिए मॉलिक्यूलर, इफ द सब्सटेंस इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो यानी वाटर आपको पता है मॉलिक्यूल है। तो वाटर का अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखें तो कितना होता है, 18 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो आपने क्या कर लेना है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट ले लेना है, यानी 18 ग्राम्स। तो 18 ग्राम्स 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, ठीक है। वैसे इन टर्म्स ऑफ नंबर डिफाइन करते हैं। अब नंबर कैसा, नंबर आपको पता है एवोगैड्रोस नंबर होता है ये। सो इसको आप क्या बोलते हैं कि अगर सब्सटेंस आपका, अगेन वही चीज़ दोबारा रिपीट करेंगे, अगर सब्सटेंस आपका एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे उसमें एक मोल में, और अगर आपका सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, सिंपल। तो मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रोज नंबर आपको पता है, इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एटम्स इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक। इतने एटम्स अगर सब्सटेंस एटॉमिक है, और एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब डेफिनेशन सुनने में तो थोड़ी सी अलग लग रही है, बट आप अगर एग्जांपल्स साथ के साथ एग्जांपल लें और उसके साथ आप इसको समझें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अब देखिए, पहला तो बोला इन्होंने कि अगर सब्सटेंस एटॉमिक है तो एटॉमिक सब्सटेंस का वही एग्जांपल लेंगे जो लास्ट हमने लिया था, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये तो आपका एटॉमिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हुए। अगर आप सब्सटेंस को मॉलिक्यूलर लें, फॉर एग्जांपल वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर में एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही मॉलिक्यूल्स आएंगे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसे ही एक और डेफिनेशन है आपकी मोल की वॉल्यूम के टर्म्स में। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो देखिए वॉल्यूम के टर्म्स में हम सिर्फ गैसेस के लिए एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, सिर्फ गैसेस के लिए। तो अगर गैसेस हैं तो वहाँ पे 1 मोल ऑफ 1 मोल को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये वो वॉल्यूम है, ये आपका वो अमाउंट है गैस का जिसकी वॉल्यूम कितनी बनती है 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। एसटीपी अगेन मैंने बताया हुआ है आपको, इट इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ यहाँ पर ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, जो कि आपका फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। यानी टेम्परेचर आप लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आप 1 एटमॉस्फेयर लेकर चलते हैं यहाँ पे। ये आपको मतलब वैल्यूज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ठीक है। और अगर मैं CO2 की बात करता हूँ तो 1 मोल ऑफ CO2 गैस किसके बराबर होगा, दैट इज़ 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट एसटीपी। तो मतलब गैस कोई सी भी है, अगर आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेयर पे उसका 22.4 लीटर अमाउंट लेते हैं, तो वो जो अमाउंट है वो उसके 1 मोल के बराबर होगा। ये आपने ध्यान रखना है। यानी उस 22.4 लीटर में आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आएंगे, वैसे तो मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। एटम वैसे एटॉमिक भी होती हैं गैसेस आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं इनर्ट गैस की तो वो एटॉमिक होती हैं, और मॉलिक्यूलर होती हैं आपकी, जैसे यहाँ पर आपका ऑक्सीजन गैस है, CO2 है, ठीक है। तो उतने आपके एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी वो होंगे।
सो अब देखिए मोल कंसेप्ट अगर आयनिक कंपाउंड के लिए आपने समझना हो तो किस तरह से समझेंगे, मोल को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। अगर कोई कंपाउंड आपका आयनिक है जैसे कि NaCl हो गया, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि यहाँ पर हम एटॉमिक मास नहीं लेते, यहाँ पर हम फार्मूला मास लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप जब आप लिखेंगे यहाँ पर तो आप फार्मूला मास ही लेंगे। तो वो किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता ही है, जैसे वहाँ पर निकाल रखा है फार्मूला मास ऑफ NaCl, तो उसमें Na का आप एटॉमिक मास लेंगे, Cl का अलग से लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 58.5 जो है आपका एटॉमिक मास यूनिट्स की टर्म में आ जाएगा। और इसको ग्राम फार्मूला मास तब लेंगे आप जब इसको आप U की जगह पे G लगा देंगे, यानी इसका ग्राम इक्विवेलेंट आप ले लेंगे। तो यानी यहाँ पर अगर मोल कॉन्सेप्ट में आप बात करते हैं तो एक मोल आपका किसी भी आयनिक कंपाउंड का क्या हो जाएगा कि अगर आप उसका ग्राम फार्मूला मास ले लें, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसमें अगर एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में आप बोलते हो तो उसमें कितने एवोगैड्रो नंबर्स होंगे आपके 6.022 इंटू 10⁻23, उसमें फार्मूला यूनिट्स हों। मतलब ना यहाँ पर हम एटम की बात करते हैं, ना हम यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला यूनिट की बात करते हैं। अब एक फार्मूला यूनिट क्या है, जैसे आपका Na+Cl नेगेटिव आप लिखते हैं तो पूरा का पूरा क्या है, वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो पूरा का पूरा उतना नंबर जो है उस पूरे को आप एक फार्मूला यूनिट मानते हैं, यानी पूरे NaCl को पूरे को आप एक फार्मूला यूनिट लेकर चलते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझेंगे। इसका मीनिंग क्या है, दैट अ मोल कंसेप्ट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम फार्मूला मास, that is formula mass expressed in grams, और which contains the Avogadro number of formula units। अब देखिए फार्मूला यूनिट्स को समझना है, फार्मूला मास आपको बता दिया, ग्राम फार्मूला मास भी आपको बता देते हैं। तो शुरू करते हैं पहले फार्मूला मास से। जैसे कि आपको बताया Na और Cl का मास आप ऐड कर दीजिए, जो टोटल मास आएगा जो वो होगा आपका फार्मूला मास पूरे आपका आयनिक कंपाउंड का। उसके बाद NaCl का 1 मोल लिखना हो आप तो इसके ही फार्मूला मास का ग्राम फार्मूला मास आप लिख देंगे, यानी ग्राम लगा देंगे आगे। अब एवोगैड्रो टर्म्स में, एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में मोल को डिफाइन करना हो तो 1 मोल ऑफ NaCl किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। फार्मूला यूनिट्स का मतलब है कि NaCl पूरा आप लेकर चलेंगे, NaCl मतलब इतने NaCl है वहाँ पे, यानी इतने ही सोडियम हैं और इतने ही क्लोरीन आयंस हैं वहाँ पे, ठीक है। सोडियम आयंस भी इतने ही हैं और क्लोरीन आयंस भी इतने ही हैं, ध्यान रखिएगा एंड लगाए, मतलब इतने सोडियम इतने क्लोरीन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो है 2 NaCl है, 2 टाइम्स ऑफ NaCl है, मतलब 2 फार्मूला यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब हुआ 2 ही सोडियम आयंस हैं और 2 ही क्लोरीन आयंस हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर इसका मीनिंग है कि इतने सोडियम आयंस और इतने क्लोरीन आयंस हैं। सो नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवोगैड्रोज नंबर एंड मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपकी इस तरह से है, जैसे कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर के एक एटम का मास आपको निकालना है, एंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के भी एक मॉलिक्यूल का आपको मास निकालना है। अब इसके लिए देखिए हम मोल कंसेप्ट का ही यूज़ करेंगे और एवोगैड्रो नंबर्स का यूज़ करेंगे। किस तरह से, देखिए सबसे पहले तो 1 मोल ऑफ Ag एटम्स, यानी आपका सिल्वर एटम्स इज इक्वल टू 108 ग्राम। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे एटम क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिया। आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो आपका सिल्वर है मेटल है, और सारे के सारे मेटल आपके एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी एटॉमिक फॉर्म में। ये आपने याद रख लेना है, जितने भी मेटल हैं आपके पीरियोडिक टेबल में वो सारे एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी हमने लिखा 1 मोल ऑफ Ag एटम्स इज इक्वल टू 108 ग्राम्स। ये कहाँ से हमें पता लगा, ये हमें यहाँ से पता लगा दैट एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 U एटॉमिक मास यूनिट, 108 एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपको वैसे तो देखिए अगर एलिमेंट आपका लगभग 20 के अंदर आता है ना, तो उसका आपको एटॉमिक मास खुद लिखना पड़ेगा, बट अगर वो 20 से ज़्यादा आता है तो पेपर में आपको मेंशन मिलेगा कि उसका एटॉमिक मास कितना है। जैसे यहाँ पर सिल्वर का आपको मिलेगा, तो दैट इज़ इक्वल टू अभी किसके बराबर है, 1 मोल। जैसे आपको पता ही है ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी होता है। अब क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे इसमें, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी यहाँ दोनों से हमें ये पता लगता है कि 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर
का मास कितना है 108 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना होगा, इसके लिए आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ भी मैं बता देता हूँ। देखिए जब यहाँ पर आपको एक करना है तो बाकी चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे लेकर जाना पड़ेगा डिवाइड में, सिंपल। ठीक है। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू, ये चला गया इसके नीचे डिवाइड में, और आपने इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। देखिए डिवाइड करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि पावर्स को अलग सॉल्व करना है और ये जो नंबर्स हैं इनको अलग सॉल्व करना है। तो पावर को देखिए 10⁻23 को आप ऊपर ले जाएं तो -23 बन जाएगा, और जब 6.022 को आप 108 को डिवाइड करेंगे 6.022 के साथ, तो आपको यहाँ पर 17.93 जो है आपको एज आंसर मिल जाएगा। फिर फर्दर आपने क्या कर देना है, पॉइंट को शिफ्ट कर देना है। फर्दर आपको पॉइंट को शिफ्ट कर देना है, क्योंकि ध्यान रखिए इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आपका पॉइंट से पहले एक ही नंबर आना चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से पहले एक ही नंबर आए, और जो नंबर आए वो आपका नॉन ज़ीरो नंबर हो, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप कहते हैं, और आंसर्स को इसी फॉर्म में आप लिखते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है आपका, कि अब आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मास निकालना है। तो उसके लिए सेम यही फॉर्मूला, ऐसा ही आप पैटर्न लगाएंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा इस बार, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जो क्या है, जो कि एक कंपाउंड है, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यानी मॉलिक्यूलर वाली डेफिनेशन आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। अब ये कहाँ से निकाला, सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे CO2 का। कैसे, अब देखिए कार्बन एक है तो उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कितना बन गया आपका 12 + 32 44 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसी एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम एटॉमिक मास में लिख देते हैं तो वो 1 मोल के बराबर होगा। सो यहाँ पर आपको ये पता लगा कि 1 मोल ऑफ CO2 जो है 44 ग्राम्स के बराबर है, जो कि अगेन 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। मॉलिक्यूल्स क्यों लिखा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो दस 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैव मास 44 ग्राम्स। तो एक के लिए निकालना है आपको, एक मॉलिक्यूल के लिए, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, बाकी चीज़ चली जाएगी नीचे डिवाइड में, और डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी वही काम करना है, नीचे है 10⁻23, वो ऊपर जाएगी पावर तो साइन हो जाएगा चेंज, और 44 को जब आप 6.022 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 7.307 मिल जाएगा। सो इन ग्राम्स आपको आंसर मिल जाएगा। So now comes the next problem. How many atoms and molecules of sulfur are present in 64 grams of sulfur which exists as S8? अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि S8 लिखा हुआ है, यानी जो आपका सल्फ़र जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है S8। ठीक है तो एलिमेंट क्योंकि सेम एटम्स का बन रहा है, बट फॉर्म इसकी मॉलिक्यूलर है, तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, सो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक सल्फ़र के एटम का मास पता होना चाहिए, जो कि होता है 32। ठीक है, तो S8 यानी 8 एटम्स को निकालने के लिए आप मल्टीप्लाइड कर देंगे, यू विल गेट 256 U, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। तो अब बात करते हैं 1 मोल ऑफ सल्फ़र, 1 मोल ऑफ सल्फ़र मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सल्फ़र मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 1 मोल ऑफ सल्फ़र मॉलिक्यूल्स लिखा है हमने, इज इक्वल टू 256 ग्राम। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख दिया आपने, तो वो 1 मोल के बराबर होगा। अब इसी 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। मॉलिक्यूल्स क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको 64 ग्राम में निकालना है तो सबसे पहले आपने ये देखा कि ये देखिए 256 ग्राम इतने मॉलिक्यूल्स के इक्वल है, तो यानी 256 ग्राम सल्फ़र में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फ़र के। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में निकालने के लिए यूनिटरी मेथड लगा दिया आपने, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 256 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। ठीक है, तो 1 ग्राम की वैल्यू आपको पता लग गई। अगर 1 की वैल्यू आपको पता लग गई 64 की निकालने के लिए, आपको पता है क्या करते हैं, 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 64 ग्राम विल कंटेन ये इंटू 64,
तो उसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जो कि हमें रिक्वायर्ड आंसर था, हमें मिल गया। अब बात आती है कि ये तो मॉलिक्यूल्स आए हैं, अब अगर आपसे पूछा गया है कि एटम्स भी निकालिए 64 ग्राम ऑफ सल्फ़र में एटम्स कितने आते हैं, तो यहाँ से देखिए जस्ट फार्मूला ही बता देगा आपको। यहाँ पर फार्मूला ये बता रहा है कि S8 को अगर आप एक मॉलिक्यूल बोलते हैं सल्फ़र का, तो इस एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं, ठीक है। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड सल्फ़र कंटेन्स 8 एटम्स ऑफ सल्फ़र, तो 8 एटम्स हैं, तो यानी अब इतने मॉलिक्यूल्स आपके 64 ग्राम में आते हैं और एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, मल्टीप्लाई विद 8, सो यू विल गेट 1.2048 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है।